देश में लगातार सरकारी नौकरियों में कटौती, मजदूरों का टाइम बढ़ाने को लेकर 12 घंटे 16 घंटे, कई प्राइवेट कंपनियां इससे ज़्यादा घंटों के लिए सरकार से आग्रह कर रही हैं कि घंटे बढ़ाए जाएं। ने कहा वो उसकी नेशन वी इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम से। आप इन शख्सियत को देख रहे हैं, आए दिन रोड पर रहते हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रधानाध्यापक रही हैं, मतलब आए दिन आप रोड पर रहती हैं। चाहे स्टूडेंट की समस्या है, चाहे शराब के घोटाले हैं, चाहे शराब को गलियों में खोलने का काम किया था आपने, उनको बंद कराने की बात की थी, दिल्ली के स्कूल बंद करने की बात की तो आपने आंदोलन किया, और आज आपने तालकटोरा स्टेडियम भी घेर लिया सरकार की नीतियों को लेके। क्या है मजदूर किसानों का संघर्ष? देखिए, राम मनोहर लोहिया जी की वो बात आपको याद होगी, सुनी होगी जी, कि जब जब सड़कें सुनसान होंगी संसद आवारा हो जाएगी जी। तो संसद पहले से ही हमारी आवारा हो चुकी है। और जितने भी मुद्दे आपने नाम लिया, ये कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि कोई एक जना लड़े, सबको एकजुट होकर सामूहिक रूप से हर मुद्दे को लेना पड़ेगा। क्योंकि जब स्कूल बंद होता है तो एक मजदूर किसान का बच्चा अशिक्षित रहने की बात आती है। जब शराब का ठेका खुलता है तो वो जो अशिक्षित बच्चा है वो क्रिमिनल बनने की तरफ जाता है। जब मजदूरों के खिलाफ कानून लाए जाते हैं तो ये समाज भुखमरी की कगार पर आ जाता है, क्योंकि 80% जनता आज भी राशन पर जिंदा है, जो कि फ्री 5 किलो अनाज दिया जाता है। किसान के खिलाफ जब ये जो समझौता ट्रंप के साथ किया जा रहा है मोदी के द्वारा, उसके कारण जो देश में तबाही आने वाली है, उन्हें लेकर अगर हम सड़क पर नहीं उतरे तो इतिहास गवाह है कि ये आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जब जब वर्तमान पीढ़ी ने अपना फर्ज नहीं निभाया है, तब तब आने वाली पीढ़ियों ने उन्हें धिक्कारा है। अगर आज हम स्वतंत्र हैं तो ये पिछली पीढ़ी के संघर्ष और कुर्बानी की वजह से हम आज रोटी खा रहे हैं चैन की। लेकिन अगर आज हम नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियों के पास खाने को रोटी नहीं होगी, पढ़ने को स्कूल नहीं होंगे, और जो काम हाथ में होना चाहिए वो काम नहीं होंगे। तो आज नहीं लड़े, आज अगर हम सड़क पर नहीं उतरे तो कल हमें भविष्य माफ नहीं करेगा। शारदा सिंह जी, जिस तरीके से आप आंदोलन करते हैं, और पहले जो आंदोलन थे सरकार के मुखिया को पता लगता था इस मंत्रालय द्वारा ये काम नहीं हो रहा, इसके खिलाफ प्रदर्शन है, तुरंत इस्तीफा मांग लिया जाता था और नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देते थे। लेकिन इस सरकार के अंदर चाहे कृषि मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। देखिए, एक नीति नैतिकता और शर्त लिहाज कुछ होती है जो इस सरकार में नहीं है। एक बेशरम ऐसी सरकार बैठी है जिसे ना बेटियों के दुर्गति से कोई फर्क पड़ता है, ना बच्चों के बेरोजगारी का जो संकट है उससे कोई फर्क पड़ता है, ना किसानों के और मजदूरों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं और जो इस तरह के काले कानून लाए जा रहे हैं, इनसे कोई फर्क पड़ता है। उल्टा ये होता है कि जब जब वो आवाज उठाते हैं, जिनकी वोट लेकर ये सत्ता में जाते हैं, जिन टैक्स पेयर के पैसे से ये रोज 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में बैठकर विदेशों में 15 लाख का सूट पहनकर और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये ऐश कर रहे हैं, उसी जनता को ये पैरों तले रौंदने के कानून बनाते हैं। वो जब जनता बोलती है तो उसे देशद्रोही, माओवादी या खालिस्तानी या विदेशी फंडिंग कहकर उन्हें कुचलने का, लाठियां चलाने का काम किया जाता है। मैडम, जेएनजीओ ने जो स्टूडेंट थे, ऐसा उनसे क्या बंगले मांग लिए या नौकरियां मांग ली, जिस तरीके से सरकार ने उन पर बर्बरता से लाठियां बजवाई हैं, और लाठियां ही नहीं, गोले भी छोड़े हैं। पहली बार जेएनजी बाहर आया है। अब से पहले किसान आंदोलन हुए, महिला आंदोलन हुए, जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, तो युवा आता था, लेकिन वो इतना त्रस्त नहीं था जितना कि अब है। युवा आज इतना त्रस्त है कि उसे घर में भी चैन नहीं, क्योंकि घर में माता पिता कहते हैं तू पढ़ाई नहीं कर रहा, जबकि वो बेचारा 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहा है। पेपर जब देने का टाइम आता है पेपर लीक हो जाता है, और वो नौकरी के लिए जब मारा फिर रहा है
पेरेंट्स कहते हैं कि तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि तू नालायक है, समाज में उसे सम्मान नहीं है, उसे कहीं पर रोजगार या जो चारों तरफ चकाचौंध है उसमें वो अपने आप को एकदम असहाय और एकदम निरर्थक महसूस करता है। तो ये जो अवसर था, जो एक जेनजी का जो आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन एक अभिव्यक्ति था जनता के गुस्से की, हमारे बच्चों के गुस्से की, हमारे युवाओं के गुस्से की। लेकिन सरकार इसको 1.5 महीने तक, 36 दिन तक, और उससे भी पहले की अगर बात करें तो 6 जून से ये शुरू हुआ था। तो ये सरकार उनकी परीक्षा ले रही थी, उनको आजमा रही थी कि क्या ये हार कर, थक कर, परेशान होकर भाग जाएंगे। लेकिन ये आंदोलन एक तरह से उनके गले की हड्डी बन गया और जनता ने, युवाओं ने बता दिया कि ये तो केवल ट्रेलर है। अगर ये नीतियाँ इसी तरह लागू रही, इसी तरह कॉरपोरेट परस्त नीतियाँ, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो किसानों की नीतियाँ हो, चाहे मजदूरों की नीतियाँ हो, चाहे आम जनता की महंगाई के लिए जो नीतियाँ बन रही हैं, जो आम जनता की जेब से जो पैसा निकालने की नीतियाँ हैं, उन सब नीतियों में केवल जनता परेशान है। और इस जनता को अगर गुस्सा आ गया, जैसे अभी आया, जैन जी को आया, तो ये एक ट्रेलर दिखा दिया उन्होंने। और देखिए मैंने, आप ट्रेलर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जैन जियों ने यहाँ आंदोलन किया था, सरकार ने अपने मनमाने बिल पास कर लिए हैं। मात्र 5 लोगों की दूरी है, संविधान को तार तार कर दिया है। देखिए, तानाशाह जितने भी काले कानून बनाए, जनता जब सड़कों पे उतरेगी वो काले कानून सारे फाड़ कर जला दिए जाएंगे या कोई कचरे की टोकरी में डाल दिए जाएंगे। जनता जब सड़कों पर उतरी है तब ये सत्ताएं कांपती हैं। ये बहुत कायर लोग होते हैं और ये अपने दम पर नहीं है, ये इस वर्ल्ड कॉर्पोरेट के दम पर है। ये भारत का कॉर्पोरेट और विश्व का कॉर्पोरेट आज बाहें डालकर खड़ा है। और किसके लिए खड़ा है? भारत के संसाधनों को लूटने के लिए, गरीब मजदूर किसान की मेहनत को लूटने के लिए। और जितना इस पृथ्वी पर ये संसाधनों से अमीर देश, एक गरीब देश जो लोग गरीब, मतलब एक रिचेस्ट कंट्री ऑफ रिसोर्सेज इनहैबिटेड बाय पुअर पीपल, हमारा देश जो कि अमीर है संसाधनों में, संसाधनों पर कॉर्पोरेट की नजर है और लोगों की मेहनत पर नजर है। लोग मेहनत करेंगे और वो कौड़ियों के। अच्छा मैडम, ये जो जेएनयू का जो आंदोलन था, इससे एक चीज निकल कर आई है कि पहले दिल्ली पुलिस को एक सभ्य पुलिस माना जाता था, लेकिन आज पूरा संसार दिल्ली पुलिस की भूरी बुराइयां कर रहा है, गंदी बुराइयां कर रहा है। और यहाँ तक कि आप जैसी जो बुद्धिजीवी महिला हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली पुलिस को कोई भी अपनी लड़की ना दे, इनके परिवार में शादी ना करे। देखिए, दिल्ली पुलिस का इसमें कसूर है, लेकिन वो 50% है, 70% 60% कसूर है उस सत्ता का, उस प्रशासन का। पुलिस जिस प्रशासन के अंडर में काम करती है वो क्रिमिनल है। वो जो गुजरात में क्राइम करके आए हुए लोग हैं वो आज सत्ता में हैं, वो आदेश देते हैं। इनको लगा था कि जो गुजरात में हुआ वो उस तरह से एक्सपोज नहीं हुआ, वही यहाँ पर दोहराना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है, विश्व मीडिया यहाँ पर खुला काम कर रहा था, तो कुल मिलाकर इनकी पोल पट्टी खुल गई। और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो बेचारे ज़्यादातर 10वीं 12वीं पास करके आए हुए लोग हैं, शिक्षा से दूर हैं और अमानवीय कंडीशन में काम कर रहे हैं। और उनकी जो कल्चर है वो सारी गाली गलौज, मार पीट की डेवलप हो गई है। तो लेकिन अकेले पुलिस का, लेकिन मैडम कुछ पुलिस वालों ने इस बर्बरता को देखते हुए रिजाइन भी करके आए हैं कि हम जेएनयू पर हम इस तरीके से कोई भी कानून नहीं लगाएंगे। देखिए, यही इंसानियत है। हाँ। और इंसानियत बची हुई है पुलिस के अंदर भी, फौज के अंदर भी और प्रशासन के अंदर भी। अगर पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो गया होता तो शायद ये व्यवस्था अब से पहले जैन जी के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा ध्वस्त कर दी गई होती। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये इंसानियत जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, बच्चे इनके भी हैं। पुलिस फौज में काम करने वाले क्या बेऔलादे हैं? बच्चे इनके भी हैं, बेटियां इनकी भी हैं, माँ बहनें और पत्नियां इनकी भी हैं। तो ये उस दर्द को मानते हैं और उनमें से देखिए 100 में से ये हरकत 10-20 लोगों की रही होगी।
वो 10-20 लोगों से हम पूरी की पूरी फौज को या पूरी की पूरी RAF को या पूरे के पूरे पुलिस को गंदा नहीं कह सकते, बदनाम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी जैसे आंदोलनकारियों पे भी ये लगाया जाता है कि भाई वो गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। वो अकेले गंदी भाषा का प्रयोग सारे आंदोलन जीवी थोड़ी कर रहे थे। आंदोलन को बदनाम करवाने के लिए कुछ लोग इसमें डाल दिए जाते हैं, तो वो लोग जो गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। इसी तरह से पुलिस में ने जो हरकतें करी, कुछ ही लोगों ने गंदी हरकतें करी, लेकिन वो पूरी पुलिस के महकमे को दबा है। तो इसलिए पुलिस के महकमे को जो हैंडल करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो मिनिस्टर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये बताएं, समझाएं कि किस तरह से बेटियों को सम्मान देना है, किस तरह से महिलाओं को इज्जत देनी है, और अपने युवा बच्चों को किस तरह से उनकी बात को हमने मानना है, उनको समझाना है, उन पर लाठियां नहीं बरसानी है, उनके साथ बदतमीजियां नहीं करनी है। तो सरकार ने जो किया, पुलिस ने जो किया, वो शर्मनाक तो है ही है। साथ में पूरे विश्व में भारत के युवाओं को तो सम्मान मिला है, लेकिन पुलिस और प्रशासन और यहाँ की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, बदनाम हो गई है, और अब इन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ है। जो सरकार में ये कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, वो इस्तीफा भी हुआ है, और इस्तीफों की अभी झड़ी लगेगी। लेकिन मैंने आप इस्तीफे की बात करिए, फिर आप एक नया धर्मेंद्र प्रधान जी ये कह रहे हैं, मैं अपनी घर की परेशानियों के कारण, निजी प्रॉब्लम से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वो जेएनजीओ के कारण नहीं दिया। हाँ, वो एकदम 36 दिन तक डटा रहा। हाँ। तब नहीं उसने कहा, तब तो वो परेड करा रहा था अपने सांसदों को लेकर कि मेरे साथ 30 सांसद हैं, 20 सांसद हैं, कि मैं अगर रिजाइन करूंगा तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी। हाँ। अब एकदम से कैसे याद आ गया उनको अपनी घर की प्रॉब्लम? तो ये सब बहाने हैं, और जो उसको बेइज्जती हुई है पूरे विश्व में, जो उसको थू हुई है, और जिस तरीके से पैसा इन्होंने लूटा है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक गोटी था, असल में तो पैसा लूटा गया है MLA MP खरीदने के लिए, और वो खरीदे जाते हैं पेपर बेचकर। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पेपर तो लगातार बेचे जाते रहे हैं, खरीदे जाते रहे हैं, और साथ ही ऐसे लोगों को ऊपर पहुंचाना है, डॉक्टर भी बनाना है, प्रोफेसर भी बनाना है, वाइस चांसलर भी बनाना है, जो एक विचारधारा विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। उन विशेष विचारधारा के लोगों को ही आगे बढ़ाना है। बाकी बच्चों को, चाहे वो कितने ही गरीब के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो, किसान का बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो, मजदूर का बच्चा कितना ही भी इंटेलिजेंट हो, उसे आगे नहीं बढ़ने देना। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। हाँ। गरीबों के तो स्कूलों को भी 1.5 लाख स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से इस मामले में एक्सपोज हुई है। पहले किसानों ने उनकी कपड़े उतारे थे, एकदम से उनको अपने आप को माफी मांगनी पड़ी थी उस पर आकर, टीवी पे आके। अब जैन जी ने तो उनको और भी ज्यादा नंगा कर दिया। ये सरकार पूरी तरह से कॉर्पोरेट परस्त है, पूंजीपतियों की गुलाम है, और ये किसी भी तरीके से। लेकिन मैडम, यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े आंदोलन की घोषणा हो गई है। बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत लेट हो रहे हैं आंदोलन करने में लोग। हाँ। आंदोलन तो कभी रुकने नहीं चाहिए। जिस बात से हमने शुरू किया था कि जो हमारे संघर्ष करके गए हुए लोग हैं, उन्होंने तो हमें यही रास्ता दिखाया ना कि आंदोलन के बिना जीवन नहीं है। हाँ। आंदोलित आप नहीं है, आप सही गलत के लिए आवाज नहीं बुलंद करेंगे, गलत को गलत कहने का हिम्मत नहीं करेंगे, तो आप एक लाश है। आप जिंदा लाश की तरह कैसे जिएंगे? आपको प्रजा मान लिया जाएगा 99% जनता को, और 1% जनता को पूरे संसाधन बेच दिए जाएंगे। तो क्या आप आंदोलन नहीं करेंगे? आप 1.5 करोड़ पेड़ काटने का ऑर्डर दे रहे हैं, वो ठेका दे रहे हैं अडानी को। 40,000 पेड़ आपने बिहार छत्तीसगढ़ में कटवा दिए, आपने आरे जंगलों को साफ करवा दिया। क्या चुपचाप बैठी रहे जनता? अरावली पर्वत पर संकट आया तो सारी जनता खड़ी हो गई। अभी किसानी खेती पर संकट आया है, तो रोटी छीनने का जब संकट आया है, तो पूरी जनता को फिर से खड़ा होना चाहिए। तो ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, और मुद्दा भी किसी एक का नहीं है। ये मुद्दा पूरे समाज का है, पूरे मजदूर, किसान, छात्र, युवा, नौजवान, महिला, विद्यार्थी, सबका है। यहाँ तक हम कहेंगे कि इन फौज में काम करने वाले कर्मचारियों का भी है, पुलिस के काम करने वाले कर्मचारियों का भी है। तो मुद्दे हमारे मानवता को जिंदा रखने के हैं, और ये जालिम सरकार, ये कॉर्पोरेट परस्त सरकार मुट्ठी भर लोगों के भले के लिए काम करती है, जिसको कि एक्सपोज करना, जिसको उखाड़ फेंकना, और एक जनता हितैषी व्यवस्था लागू करना ही आज की जरूरत है।
और वो बिना रिवॉल्यूशन के होगी नहीं। जी। भगत सिंह ने जो कहा था कि आजादी कुछ दिनों में मिल जाएगी, लेकिन असली आजादी के लिए पूरे जन आंदोलन को, जनता को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा और तभी असल आजादी मिलेगी। क्योंकि वो आजादी गौरव से थी, लेकिन काले अंग्रेज जो उनसे भी बदतर स्थिति ला दिए हैं देश में, उसके लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। और यहाँ से जो आह्वान किया जा रहा है, उस आह्वान के साथ हम लोग खड़े हैं, चाहे वो छात्र, युवा, नौजवान है, चाहे मजदूर, किसान है, चाहे वो शिक्षक वर्ग है, और चाहे वो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है। सभी को एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना ही पड़ेगा। धन्यवाद मैडम।